हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 20 अप्रैल के प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये एक तरह की चिड़िया है। इसकी खास बात यह है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक है, केवल इसी रीजन में पाई जाती है, यानी इंडिया पाकिस्तान के रीजन में। पाकिस्तान में इसका कुछ शिकार किया गया, इनमें से 2 चिड़िया को मार गिराया गया, तो इसलिए न्यूज़ में रही। हमें ज़रूरत क्यों इसको रिवाइज करने की, क्योंकि ये इंडिया के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 के अंतर्गत आती है, यानी इसको फुल सपोर्ट प्राप्त है, गवर्नमेंट का पूरी प्रोटेक्शन प्राप्त है। क्यों? क्योंकि ये एक तो एंडेमिक है और दूसरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है। इसकी खास बात यह है कि दुनिया की सबसे हैवी बर्ड है जो उड़ सकती है, इतनी भारी होने के बावजूद ये उड़ पाती है। ये वो इसकी कहानी। कहाँ पाई जाती है ये? तो जहाँ इसका हैबिटेट है वो है ड्राई ग्रासलैंड, सूखे घास के मैदान और स्क्रब्स लैंड, वहाँ पर ये मिलते हैं। और इंडिया में ये रीजन जहाँ आपको इस तरह की वेजिटेशन मिलेगी वो है राजस्थान और गुजरात, जहाँ ये मैक्सिमम रूप से इंडिया में पाए जाते हैं। कुछ ये कभी कभी महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी देखे जाते हैं। तो अभी जो उनका कंजर्वेशन स्टेटस है वो देख लेते हैं। इंडिया की में ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल 1 के अंतर्गत आते हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और 150 से भी कम चिड़ियाँ ये दुनिया भर में बची है। और ये ओमनीवोरस बर्ड्स होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये लगातार इनको खतरा है क्योंकि नंबर्स कम है। खतरा किस चीज़ से? हंटिंग से। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, इंडिया में प्रोटेक्शन प्राप्त है इसको। हैबिटेट लॉस हो रहा है इनका, लगातार जो एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है इनके इनको लॉस हो रहा है इनके रहने की जगह का। और ये अक्सर जो बिजली की तारों से टकरा के मर जाते हैं। तो अब इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च करती है, जैसे एक स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम है जहाँ की जिसके अंतर्गत इनको ब्रीडिंग की जाएगी कैप्टिविटी में, और ब्रीडिंग करने के बाद जब कुछ बड़े हो जाएंगे चिड़ियाँ तब उनको खुले में छोड़ दिया जाएगा, वाइल्ड में। और ये जो प्रोग्राम है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंतर्गत चल रहा है। जिसको कौन रन कर रहा है, मिनिस्ट्री हमें हमेशा पता होनी चाहिए। तो ये बहुत सिंपल मिनिस्ट्री है जिसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ही इसको रन कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इनका ये प्रोग्राम है हैबिटेट इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन, ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। नाम से आपको पता लग जाएगा किस चीज़ के बारे में है, तो उतना सोचने का इसमें ज़रूरत नहीं है। नाम में मेंशन है तो आपको पता है क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जो मैं आपको बता चुका हूँ, कैप्टिव में ब्रीडिंग करना और फिर चिड़ियों को जब थोड़ी बड़ी हो जाए तो जंगल में छोड़ देना। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट का खुद एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो कोशिश करता है कि इनके लिए एक अलग व्यवस्था की जाए ताकि ये इंसानी दबाव से कम रहे, इनको प्रेशर ना पड़े कि भाई एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रहा है, हैबिटेट का लॉस ना हो। कुछ ऐसी ब्रीडिंग की व्यवस्था की जाए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है आदित्य L1 सपोर्ट सेंटर के बारे में। आदित्य L1 मिशन काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है। आदित्य L1 मिशन इंडिया का एक सोलर प्रोग्राम है, पहला इंडिया का मिशन है जो कि सन को ऑब्जर्व करेगा। तो आदित्य मतलब सन होता है हिंदी में, और L1 डिनोट करता है लग्रांज पॉइंट को। लग्रांज पॉइंट वो लोकेशंस होती हैं, जैसे यहाँ छोटे से तस्वीर में आप देखिए, ये वो लोकेशंस होती हैं। जैसे अर्थ है ना, ये सन है, अर्थ सन का चक्कर काट रही है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है, सन का भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है एक दूसरे के ऊपर। हर बॉडी दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, हमें पता है। तो एक वो लोकेशन जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशन पुल और सन का ग्रेविटेशन पुल एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, दोनों रस्सियाँ खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ, और वो पॉइंट जहाँ दोनों जीरो हो जाते हैं, दोनों की कैपेसिटी, दोनों की पावर तो कैंसल आउट कर देते हैं, वो लोकेशन कहलाती है लग्रांज पॉइंट। और अर्थ और सन के बीच में से 5 लग्रांज पॉइंट है। तो जो इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ये L1 यानी लग्रांज पॉइंट 1 पे अपना एक सोलर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च करी जिसका नाम होगा आदित्य L1, जो जाके वहाँ पे सन का जो आउटर लेयर है, सन का कोरोना, उसको रीड करेगा। ये बहुत दिनों से मिशन चल रहा है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में। लेकिन न्यूज़ अब हाल में ये है कि ये जो ऑब्जर्वेशन करेगा तो इसके लिए एक लैंड पर भी हमें कोई ऑब्जर्वेशन के लिए लोकेशन चाहिए होगी जो उसकी रीडिंग ले पाए। इसके लिए एक ग्राउंड सपोर्ट सेंटर बनाया जाएगा नैनीताल में, एरीज फैसिलिटी में, यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में, जो कि है नैनीताल के पास। इसके लिए अब एक एग्रीमेंट साइन हुआ और हल्द्वानी में इसके लिए अलग से एक डेटा सेंटर भी खोलेगा। तो याद है आपको आदित्य L1 मिशन क्या है और इसका एक सपोर्ट सेंटर कहाँ खोल रहा है। तो क्या करेगा सपोर्ट सेंटर, जो डेटा वहाँ से आएगा उसके ऊपर काम करेगा, अलग अलग ऐप्स बनाई जाएंगी और क्रू तैयार किया जाएगा। जो क्रू इन द सेंस जो वहाँ जाएगा उसके लिए नहीं, क्रू मतलब जो वहाँ काम करेगा, किस तरह से एप्लीकेशन डिज़ाइन करेगा, इन सब के बारे में। और आदित्य L1 मिशन क्या है, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, सन को स्टडी करने के लिए है। तो भारत का पहला ये सन का मिशन है और दूसरा भारत का स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन है। इससे पहले एस्ट्रोस्टैट इंडिया 2015 में लॉन्च कर चुका है। इसको PSLV के थ्रू लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 को, और इसमें 7 पेलोड होंगे। काम क्या है इसका, कोरोना को रीड करना, सोलर इमिशंस को रीड करना, जो सोलर स्ट्रोम आते हैं उसको रीड करना,
और लगातार इमेजिंग करना सन की। तो L1 पर ही क्यों इमेजन है भाई? क्योंकि L1 पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है दोनों का, सन और अर्थ का, कैंसिल आउट हो रहा है। उससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर एक बार आपने इसको लगा दिया, वहाँ कोई भी चीज़ अगर उस लोकेशन पे आ जाए, उसे कहते हैं स्पेस का पार्किंग स्पॉट, लग्रांज पॉइंट को। वहाँ पर आपने अपनी सैटेलाइट को पार्क कर लिया तो आपको बहुत कम ऊर्जा लगती है, क्योंकि ज़्यादा ग्रेविटेशन कोई खींचता नहीं, नहीं अर्थ खींच रहा है नहीं सन खींच रहा है, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो वहाँ पर आपकी सैटेलाइट काफ़ी टाइम तक रह सकती है। और L1 पॉइंट की खास बात यह है कि L1 पॉइंट बहुत अच्छा व्यू देता है सन का, तो काफ़ी टाइम तक वहाँ हमारी सैटेलाइट रह के ऑब्जर्व कर पाएगी सरफेस को। इसके बाद अगला आर्टिकल है डिस्क फुटेड बैट के बारे में। ये एक तरह की चमगादड़ है जो हमें मिला है, जो कि बैम्बू ड्वेलिंग में रहता है, यानी बांस के जंगलों में रहता है। और ये हमें कहाँ इसको पाया गया? तो ये नोंगक्लिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में मिला है। तो ये खास बात ये कहाँ मिला, बस ये याद रखिए। बाकी अदरवाइज जो इसके पैर डिस्क की तरह होते हैं, इतना ही जानना है। इसके विषय में ज़्यादा जानना मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जेनेटिकली थोड़ा अलग है बाकी अपनी स्पीसीज जो अभी तक हमें मिले हैं। खास बात यह है कि मेघालय का बैट काउंट अब 66 हो चुका है। सबसे ज़्यादा बैट हमें कहाँ मिलते हैं? तो मेघालय में मिलते हैं, इंडिया में। इतनी सी बात इसमें जानने लायक है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ मिला, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नोंगखलिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मेघालय में, राइट? ये नाम आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, जो कि इकोनॉमिस्ट का जो इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन आती है उसका एक इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने फेसबुक के साथ रिलीज़ किया है। ये इंटरनेट इंडेक्स जो है इस साल का, ये बता रहा है कितना किसी देश में जो इंटरनेट है वो एक्सेसिबल है, लोगों तक पहुंच है उसकी, और अफोर्डेबल है, लोग उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, और कितना इसका सोशल, सामाजिक और आर्थिक आउटकम मिल रहा है, कितना फ़ायदा समाज को हो रहा है। तो इसमें दुनिया के 120 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। 4 इसमें पैमाने हैं उसके: अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, रेलेवेंस, रेडीनेस। और इसमें स्वीडन को पहली रैंक प्राप्त हुई है, इंडिया को 49th रैंक प्राप्त हुई है 120 देशों में। इंडिया को के 1 बिलियन मोबाइल यूज़र 2025 तक पहुंच जाएंगे, और 2020 में लगभग 687 मिलियन मोबाइल यूज़र्स हैं। ये तो हो गई डेटा की बात। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक नया कॉम्पैक्ट साइन किया, ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट, जो कि कोशिश करेगा कि जो इंसुलिन की डिस्कवरी है, इसके 100 साल होने वाले हैं, तो उसके बारे में ये जो पैक्ट है ये प्रयास करेगा किस तरह से और ज़्यादा डायबिटीज़ को कम किया जा सके, कैसे जो लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं उनके बारे में कैसे ट्रीटमेंट, केयर या फिर जो अफोर्डेबिलिटी है दवा की, या किस तरह का ख्याल रखा जा सके, इसके ऊपर और काम किया जाए। ये कोशिश करेगा टाइप 2 डायबिटीज़ को कम करने की। टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ 2 तरह के डायबिटीज़ होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर मोटापे के साथ जोड़ा जाता है, जहाँ पर बॉडी इंसुलिन तो बना लेती है, लेकिन आपकी बॉडी के जो सेल हैं वो उसका काम नहीं ले पाते। क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। और अनहेल्दी डाइट या मोटापे की वजह से अक्सर डायबिटीज़ 2 देखा जाता है। डायबिटीज़ 1 अक्सर कम उम्र के लोगों में पाया जाता है, जहाँ आपको बाहर से इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। तो जो ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है असल में कुछ नहीं है, ये प्रयास यही कर रहा है कि भाई किस तरह के स्टैंडर्ड्स हम बनाएं ताकि हम इन तरह की बीमारियों को टैकल कर सकें, कैसे डायबिटीज़ केयर की रीच को बढ़ाया जाए, कैसे और ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। और ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा ये ग्लोबल डायबिटिक समिट होगी कनाडा में, जो कि कनाडाई गवर्नमेंट को होस्ट कर रही है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो डायबिटीज़ है क्या भाई? डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नहीं आपसे एक दूसरे में फैलती नहीं है, जो कि तब होती है जब पेनक्रियास इंसुलिन या तो उत्पन्न नहीं कर पाते, या फिर पेनक्रियास जो इंसुलिन उत्पन्न करते हैं उसका हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती। एक पेनक्रियास एक ग्लैंड होते हैं बॉडी में, आपने बेसिक बायोलॉजी में पढ़ा होगा। और इंसुलिन क्या होता है? एक तरह का हार्मोन होता है। तो जो डायबिटीज़ के टाइप बताया मैंने, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जो 14 से 15 या फिर 10-12 साल के बच्चों में होता है। इसमें बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जिनको भी होता है उनको जीवन भर एक तरह का आर्टिफिशियल इंसुलिन डेली लेना पड़ता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ इनको होती है जो अक्सर आपको मिडिल एज में आती है, जब लोगों का मोटापा बढ़ जाता है या फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तब बॉडी तो इंसुलिन बना रही होती है, लेकिन आपके बॉडी की जो कोशिकाएं यानी सेल होती हैं वो उसको लेके जैसा उनसे काम लेना चाहिए उसे ले नहीं पाती। तो इस वजह से काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। ये तरह की डायबिटीज़ कॉमनली देखी जाती है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को भी होती है जब बॉडी सेंसिटिव नहीं रहती इंसुलिन को लेकर। ये बेसिक कहानी है ग्लोबल डायबिटीज़ समिट की। इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है श्री रामानुजाचार्य के बारे में। इनकी हाल ही में जयंती बनाई गई और उसी पे इनको ट्रिब्यूट्स पे किए थे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने। तो कौन है ये? तो असल में इनका बड़ा रोल है भक्ति मूवमेंट में, फिलॉसफी में, लिटरेचर में। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और ये श्री वैष्णविज्म फिलॉसफी के सबसे रिस्पेक्टेड आचार्यों में से एक हैं और इनको इल्लाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था।
तो इन्होंने भक्ति मूवमेंट में काफ़ी काम किया और इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी है लिटरेचर के एरियाज़ में, फिलोसफी के एरिया में, माफ़ कीजिएगा। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि अगर आपने फिलोसफी पढ़ी है तो आपको ज़रूर याद होगा। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, पर हमारे काम की यहाँ पे क्या चीज़ें मैं उस पर फोकस करता हूँ कि इन कौन से स्कूल के हैं, किस फिलोसफी के हैं। तो श्री वैष्णविज्म के हैं ये, इनको इलाया पेरुमल भी कहा जाता था, और वेदांता के सब स्कूल के ऊपर ही इन्होंने काम किया है। और ये जो प्रमुख इनका जो फिलॉसफी थी वो थी विशिष्ट अद्वैत, जो कि वेदांत के अंदर ही आती है, राइट। तो इन्होंने इसके अलावा भाष्य लिखा था, या ब्रह्मसूत्रा में लिखा था, भगवद गीता के बारे में लिखा है, सब संस्कृत में लिखा है, ये भी कुछ टेक्स्ट इन्होंने लिखे हैं। लेकिन इनकी सबसे खास बात ये कि ये विशिष्ट अद्वैता सब स्कूल के सबसे बड़े प्रोपोनेंट थे। अब विशिष्ट अद्वैता क्या होता है? विशिष्ट अद्वैता भी एक तरह की वेदांत फिलॉसफी का सब स्कूल है, जिसका ऐसा मानना है कि जो ब्रह्म की जो एग्जिस्टेंस है वो क्वालिफाइड है, यानी कि बेसिक अगर एक वर्ड में बोलूँ तो जो डाइवर्सिटी है हमारे आसपास वो सब ब्रह्म का ही अलग अलग प्रारूप है। तो इस स्कूल की जो मुख्य बात यह है कि अलग अलग लेवल पे भी अलग अलग तत्व में अगर जो ब्रह्म है वो सभी एक का ही पार्ट है। ये बेसिक सी बात हो गई। तो अगर आप फिलोसफी से बाहर हटे, आपके काम की क्या चीज़ है, हमारे काम की प्रीलिम्स में क्या आ सकता है, तो कौन से स्कूल के प्रोपोनेंट है, क्या इनके स्कूल का मेन नाम था, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अगर हमारी फिलोसफी ऑप्शनल है तभी हमें इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ये आर्टिकल बात कर रहा है जेंडर संवाद इवेंट के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने एक नया जेंडर संवाद इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। इसके अंदर इन्होंने एक कॉपरेशन बनाने की कोशिश की कि एक जो इनिशिएटिव है कि क्या महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए इकॉनमी में कौन सी चीज़ें काम करती हैं, उसको लेके एक इनिशिएटिव था वो, और जो इंडिया का नेशनल लाइवलीहुड मिशन है रूरल वाला, उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो सके कि जो भी कार्य या जो भी क्रिया प्रणाली हो रही है नेशनल रूरल मिशन के तहत जो हम काम कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में अगर हमें काम को और बढ़ाना है, मान लीजिए किसी रूरल लेवल पे लाइवलीहुड मिशन चल रहा है, किस किस तरह के कार्यों में और ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की हो सकती है, कहाँ कहाँ उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किन किन स्टेट्स ने ऐसा क्या क्या किया है जिससे कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। नॉर्मली हो ऐसा रहा है कि वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में इंडिया में घटती जा रही है, तो उस पर फोकस रखते हुए भी ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो असल में जो इसमें ये जो इनिशिएटिव का नाम ये आपको दिख रहा है, इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन इकॉनमी, यानी IWWAGE। इसकी ये खास बात ये है कि ये एक असल में रिसर्च सेंटर है जो कि IFMR का रिसर्च सेंटर। इसका काम प्राइमरली ये कि भाई रिसर्च करना और बताना कैसे कैसे और ज़्यादा वुमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सकती है। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट महिलाओं की करनी है तो उनके लिए उन्हें रोज़गार देना पड़ेगा, जिसके लिए जो हमारा नेशनल लाइवलीहुड मिशन चलता है उस दोनों में अगर हम बैठ के कोऑर्डिनेशन करें कि क्या रिसर्च से सामने आ रहा है, क्या हमें यहाँ पे करना चाहिए ताकि ज़्यादा महिलाएं सशक्त हो पाएँ, तो उसके लिए उन्होंने एक संवाद का आयोजन किया था। तो ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो अलग अलग तरह की चीज़ें की गई एक्टिविटीज़ थी कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह ग्लोबली जेंडर इंटरवेंशन किया गया, कैसे एंगेज किया जाए एक्सपर्ट को, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी रिपोजिटरी बनाई जाए जो महिलाओं के लिए काम करती हैं, उनको बेहतर तरीके से सशक्त कर सकती हैं और ज़्यादा कार्य करने में या और ज़्यादा बेहतर तरीके से योगदान देने में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका। ये बॉडी क्या है जिसके बारे में आपको पहले बता ही चुका हूँ। ये लीड का एक इनिशिएटिव है, रिसर्च सेंटर है IFMR सोसाइटी का, जो क्या काम करती है, तो रिसर्च करती है और नए एविडेंसेस लाती है कैसे महिलाओं को ज़रा एम्पावर किया जाए उसके बारे में। अगला आर्टिकल बात करता है वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में, जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स भी कहते हैं। ख़ास बात यह है कि इसकी थीम जो इस साल की है वो है कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर्स। ग्लोबली इसको जो बॉडी इस दिन प्रमोट करती है वो है ICOMOS, यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इस दिन का बेसिक उद्देश्य क्या है कि भाई अवेयरनेस फैलाना कि भाई हेरिटेज हमें बचानी है अलग अलग कम्युनिटीज़ में। तो नाम से क्लियर है, कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर्स, राइट। कौन सी बॉडी इसको प्रमोट करती है? ICOMOS, यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ये असल में पेरिस में बेस्ड है और यूनेस्को के साथ एसोसिएटेड है। तो ऐसे काम कौन ज़्यादा करती है? यूनेस्को ही करती है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट भी होती है, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो यूनेस्को देती है जिसकी स्पेशल कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, तो इसको मेंटेन कौन करता है? तो मेंटेन करती है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, जो यूनेस्को का ही है। और ICOMOS जिसकी मैंने बात करी, ये एक NGO है जो कि यूनेस्को के साथ एसोसिएटेड है, जो पेरिस यानी फ्रांस में बेस्ड है। अब वर्ल्ड हेरिटेज डे और जो ICOMOS है, ICOMOS क्या करती है, इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है कि भाई कंजर्वेशन करना, प्रोटेक्शन करना बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस की। ये एक एडवाइजरी बॉडी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को लेके, जो उनको एडवाइस देती है कैसे हमें और ज़्यादा कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को बढ़ाना चाहिए।
तो ये कहानी है हमारी ओवरऑल वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में, कुछ बेसिक हमने इसके बारे में जान लिया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लिंगराज टेम्पल के बारे में, जो कि उड़ीसा में है, जहाँ पे हाल ही में कुछ पुजारियों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए कुछ लोग, तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने यहाँ पे एंट्री रोक दी लोगों की, श्रद्धालुओं की। तो लिंगराज टेम्पल की खास बात है कि ये कलिंग स्टाइल का एक फेमस टेम्पल है। कलिंग स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर है ये असल में नागर स्टाइल के अंदर ही आता है, जो आप टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं। तो कहाँ लोकेटेड है? भुवनेश्वर में। किन को डेवोटेड है? शिव को। किसने बनाया था? तो जो सोमवंशी डायनेस्टी है वहाँ से उन्होंने राजा ने बनाना स्टार्ट किया था, बाद में गंगा रूलर्स ने इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया था। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? कलिंग आर्किटेक्चर का। आप ज़रा ये स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, इसमें आपको यहाँ रेखा ड्वेल दिखाई दे रहा है, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर ऐसा आगे की तरफ झुका हुआ दिखा रहा है, ये है जगमोहन। तो ये जगमोहन है, ये रेखा ड्वेल है, जो कि आपको नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। तो अगर हम कलिंग आर्किटेक्चर की बात करें तो जो हमें बेसिक आर्किटेक्चर का डिफरेंस पता है कि नगर स्टाइल है, वैसारा स्टाइल है, द्रविड़ स्टाइल है, उसी में नगर स्टाइल के अंदर उड़ीसा आर्किटेक्चर टेम्पल डिज़ाइन भी आता है, जिसमें कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आता है, जो हम यहाँ देख रहे हैं, राइट। इसकी खास बात जगमोहन होते हैं इसमें, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, और ये आपका नॉर्मल नगर स्टाइल का जो स्टाइल होता है वो इस मंदिर में आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें अलग अलग जो आप कॉम्पोनेंट्स देख रहे हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस जो आर्किटेक्चर है इसकी खास बात यह है कि इसमें एक टावर, एक हॉल होगा, एक ड्वेल होगा और एक जगमोहन होगा, जो मैं आपको पहले दिखाई चुका हूँ, राइट। इसके कुछ स्पेशल जो आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या बताइए। कोणार्क मंदिर है, जगन्नाथ टेम्पल है, तारा तारिणी मंदिर है, खंडगिरी केव्स हो गई। तो इनकी कहानी ये होती है कि ये इसके अलावा यहाँ पे जैसे इस स्पेशल टेम्पल में जो लिंगराज टेम्पल है ये भी डुअल स्टाइल में बना है, जिसमें जगमोहन है, आपको नट मंदिर है, एक भोग मंडप है जहाँ पर भोग लगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बिंदुसागर लेक भी पाई जाती है। ये हमें क्यों हम याद करें कि बिंदुसागर लेक अक्सर आपसे पूछा जा सकता है, और टेम्पल आर्किटेक्चर आप आर्ट एंड कल्चर में ज़रूर पढ़ते ही है। तो फेमस कौन से मंदिर है मैं आपको बता चुका हूँ उस रीजन के। अब देखते हैं जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कैसा है। जैसे बताया रेखा डोला है, एक पिद्दा डोला है, खाखरा डोला है। रेखा डोला बड़ा वाला स्ट्रक्चर था जो हमने देखा, राइट। उसके अंदर ही गर्भगृह होता है। गर्भगृह मतलब जहाँ पर मेन जो डीटी है उनको रखा जाता है। फिर यहाँ आपको खखरा डोला इस तरह का दिखता है, और ये बीच में पिद्दा डोला होता है जहाँ ऊपर जगमोहन आपको दिखाई दे रहा था। तो ये 3 तरह के टेम्पल्स होते हैं कलिंग आर्किटेक्चर के अंदर। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कलिंग आर्किटेक्चर की जो हमने देखी लिंगराज टेम्पल के बारे में। देखते हैं कितना आज आपने सही किया, कितना गलत किया। ग्रेट इंडियन बस्टर्न IUCN रेड लिस्ट में है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। आदित्य L1 मिशन पहला मिशन है वीनस पे जो इंडिया का जाएगा। दूसरा डिस्क फुटेड जो रोबोट जो बैट है वो नोखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला था। लिंगराज टेम्पल कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। कितने आपने सही किए या कितने गलत किए मुझे ज़रूर बताइए। आई होप आपने सारे सही किए होंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे ये। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।